स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक के बारे में और ये इकोनॉमिक्स का दूसरा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे आज कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। डिमांड और सप्लाई जिंदगी में चलती रहती है दोस्तों, और कब तक चलती है ये भी नहीं पता। बट डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड वो चीजें होती है जो हमें निर्धारित समय पर मांगनी होती हैं। आवश्यकता में अगर हम बात करते हैं नेसेसिटी में और डिमांड में यानी मांग में कुछ फर्क होता है, डिफरेंस होता है। नेसेसिटी तो वो चीजें होती हैं जिनके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब नेसेसिटी चीजें। लेकिन डिमांड क्या है, एक डिमांड पूरी कराते हैं पेरेंट्स, दूसरी खड़ी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो डिमांड की अगर हम बात करते हैं, डिमांड कभी है ना खत्म नहीं होती है। आपको अगर मान लो रोटी खिला दी है तो उसके बाद फिर आपको लगेगा कि भैया और कुछ खाना है, तो फिर वो भी डिमांड है। तो लेकिन रोटी के कॉन्सेप्ट में अगर हम कहेंगे, हम पिज्जा खा के बाहर से आते हैं फिर आके घर पर रोटी खाते हैं, तो पिज्जा की अगर बात करते हैं तो पिज्जा क्या है, पिज्जा से पेट भरा, लेकिन वो डिमांड नहीं है या वो नेसेसिटी नहीं है। वो अगर नेसेसिटी की बात करते हैं तो वहां बेसिक चीज है, बेसिक मतलब रोटी, लेकिन पिज्जा खाना क्या है, डिमांड। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि डिमांड क्या है। सप्लाई की भी बात करेंगे, जब डिमांड की बात करें तो सप्लाई तो होगी। अक्सर हम दुकानदारों पर जाते हैं और वहां पूछते हैं कि भैया ये वाला आप प्रोडक्ट हमें निकाल कर दे दो, और जब दुकानदार वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसके पास होती नहीं है या खत्म हो चुकी होती है, अवेलेबल नहीं होता उसके पास, तो वो ये कहता है भैया पीछे से ही कम आ रहा है। दैट कॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। पानी में आप देखते हैं सप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट है, वहां समझेंगे इसको भी। पानी का देखते हैं, पानी कम आ रहा होता है तो कहते हैं सप्लाई भैया कम आ रही है आजकल, सप्लाई कम आ रही है। इसका मतलब ये है कि पीछे से प्रोडक्शन या सर्विसेज की जो डिमांड है मार्केट में, उसके हिसाब से उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, यानी वो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई नहीं हो रही है। डिमांड हमेशा सप्लाई के बराबर रहेगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। कोई भी डिमांड, जितनी डिमांड है, अगर मान लो 50% डिमांड है और 50% सप्लाई आ रही है किसी चीज की, तो उसका प्राइस कांस्टेंट रहेगा। या डिमांड जो है वो क्वांटिटी से मतलब है, क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट यूटिलाइज हो रहा है, ये क्या है, डिमांड। और सप्लाई है कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको सप्लाई में रिसीव हो रहा है। तो डिमांड और क्वांटिटी को आप कंपेयर करेंगे तो इज इक्वल टू होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर डिमांड आपकी कम हुई और सप्लाई ज्यादा हुई तो प्राइस डाउन हो जाएगा, और अगर आपकी डिमांड ज्यादा हुई और सप्लाई कम हुई तो प्राइस अप हो जाएगा, यानी हाई हो जाएगा। तो बेसिकली हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की, कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज, प्राइस का कम होना या ज्यादा होना, ये डिमांड पर डिपेंड करेगा कि किसी भी वस्तु की डिमांड, किसी भी वस्तु की मांग कितनी है। तो हमें डिमांड को समझना है और सप्लाई को समझना है। तो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनके बहाने से हम समझ लेते हैं इसमें। डिमांड की बात करते हैं, जैसे अगर एक मान लीजिए एक सब्जी वाला यानी शॉपकीपर जो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है या सब्जी सेल कर रहा है, तो आप जाके वहां बोलते हैं कि भैया ये रेट क्या दिया है इसका। तो अगर मान लीजिए पूरी मार्केट में उसकी सिलेक्टिव 2 या 3 दुकानें हैं जिन पर वो प्रोडक्ट आपको या सब्जी वगैरह जो भी आप खरीद रहे हैं वो चीज मिल रही है, और वो अगर सिलेक्टिव दुकान पर मिल रही है तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या है, प्राइस बढ़ा देंगे। तो आप ये देखेंगे कि उसकी सप्लाई कम है, इसीलिए वो कम दुकानों पर अवेलेबल है प्रोडक्ट, तो ये डिमांड आपकी हो जाएगी। और सप्लाई क्या है, सप्लाई उसकी पूर्ति करना। तो समय पर अगर वो डिमांड के हिसाब से जितने लोग खरीदने वाले खड़े हुए हैं उसके हिसाब से अगर जो सप्लाई करने वाले हैं वो कम है या सप्लाई में प्रोडक्ट कम आ रहा है, तो वही क्या हो जाएगी, आपकी सप्लाई हो जाएगी। चलिए आगे की बात करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मांग क्या होती है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, वो भी बता चुका हूं, जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ति। पूर्ति क्या होती है। अब कभी कभार क्या होता है, इनका इनवर्स रिलेशन होता है, डिमांड का सप्लाई के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कई बार क्या कहते हैं मैनेज नहीं होती, क्योंकि सप्लाई तो कुछ चीजों की सप्लाई सर्टेन होती है, मतलब निश्चित होती है, तो वो तो उस मात्रा में नहीं बढ़ पाएगी, उस रेशियो में नहीं बढ़ पाएगी। तो रेशियो अगर उनका चेंज होगा तो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। प्राइस का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, यानी कम होना या ज्यादा होना, मांग की लोच कहलाता है। इंग्लिश में बात करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। तो डिमांड की बात कर रहे थे, तो डिमांड क्या है, डिमांड की सप्लाई। सप्लाई अगर सप्लाई कम होती है या डिमांड ज्यादा होती है, तो डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस बढ़ेगा, और अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए तो प्राइस कम हो जाएगा।
तो बेसिकली हम जो स्टडी करना चाहते हैं वो वाइस वर्सा प्राइस का रिलेशन क्वांटिटी के साथ इनवर्स होता है। ऐसे समझते हैं इसको कि अगर सेब का प्राइस 10 रुपए की जगह 12 रुपए हो जाए, 10 रुपए की जगह कितना हो जाए 12 रुपए हो जाए, तो हम उसकी क्वांटिटी कम खरीदेंगे। और अगर 12 रुपए की जगह 10 रुपए हो जाए तो हम उसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। तो बेसिकली फैक्टर क्या है कि प्राइस का मात्रा यानी प्राइस का संबंध क्वांटिटी के साथ इनवर्स होता है, और ये डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो डिमांड को स्टडी करेंगे तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लें, जिसमें आपकी 5 तरह के प्राइस आएंगे। और वो कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। उसमें अलग अलग आप ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ किस तरीके से बनाने हैं, क्या बताना है उनके बारे में। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक क्या है। परफेक्ट इलास्टिक क्या चीज होती है उसको समझते हैं। इलास्टिक का मतलब वो फ्लेक्सिबल है, प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। प्राइस कम हो जाए तो समझ में आता है, प्राइस ज्यादा हो जाए तो भी समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो प्राइस निश्चित है, फिक्स है, फिर भी क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है नंबर ऑफ टाइम इन्फिनिटी तक। तो पता नहीं इन्फिनिटी जाके कहाँ खत्म होगी, वो तो खत्म ही नहीं होगी क्योंकि वो तो इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब वो प्राइस उसका कांस्टेंट है और क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। पहला कॉन्सेप्ट तो यही हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट परफेक्ट इनइलास्टिक। प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ परफेक्ट इनइलास्टिक एप्लीकेबल हो जाता है। अब आता है हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक में प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है। ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए बिस्किट के कोई भी पैकेट आप परचेज करते हैं, उनमें 10% का चेंज आता है, आप एक और पैकेट खरीद लेते हैं, मतलब 10% के चेंज की वजह से 10% प्राइस कम हो गया है, ये डिस्काउंट मिल गया है, और 10% की वजह से आपने एक और पैकेट खरीद लिया, लगभग क्वांटिटी डबल हो गई। तो प्राइस में माइनर चेंज होता है और क्वांटिटी में डबल चेंज हो जाता है, लगभग डबल। ये होता है हाईली इलास्टिक। अब आता है इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहां पर क्या कंडीशन है कि 5% अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो 5% क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी 5% प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वाइस वर्सा, इसका अपोजिट। जैसे अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस या प्राइस गिर जाता है तो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक बोलते हैं इसको। आगे बात करते हैं इनइलास्टिक, यानी ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं हो रही है। इनइलास्टिक यहाँ हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो डिमांड यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को स्टडी करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये पांचों ग्राफ मैंने आपको बताए, एक बार आप देखेंगे, समझेंगे, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे की बात कर लेते हैं फिर से। और आप ये देखेंगे कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप पढ़ रहे हैं या इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट आप समझ रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे पांचों ग्राफों को हम स्टडी करेंगे, और ये हमें पता भी होना चाहिए स्टूडेंट्स। कैसे पता होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं परफेक्ट इलास्टिक की तो इन्फिनिटी है, परफेक्ट इनइलास्टिक की तो वहां पर जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट वो जीरो हो जाएगा वहां पर। हाईली इलास्टिक की बात करते हैं या हम बात करते हैं इनइलास्टिक की, तो उस केस में ये ग्रेटर देन 1 होगा, EP इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, EP इज इक्वल टू लेस देन 1। और अगर हम यूनिटरी की बात करते हैं तो वहां पर ये जो कंडीशन होगी ग्राफ में, ये कंडीशन होगी EP इज इक्वल टू 1। तो वहां पर आपका जो मैं परसेंटेज बता रहा हूं, जो रेशियो बता रहा हूं, जो घटना और बढ़ना बता रहा हूं, इंक्रीज या डिक्रीज, तो दो वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर स्टूडेंट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में कहूं दो ही वेरिएबल है, एक पहला वेरिएबल है प्राइस और दूसरा वेरिएबल है क्वांटिटी। और आप प्राइस और क्वांटिटी को कंपेयर करेंगे तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है। आप पर पैसे अगर कम है या ज्यादा है, मान लीजिए आप 50 रुपए के चावल खरीदते हैं और अगली बार दोबारा से जाते हैं तो जो शॉपकीपर है वो आपसे बोलता है बेटा ये 10 रुपए महंगे हो गए हैं, अब 60 रुपए किलो हो गए, तो आप किस चीज को मैनेज करेंगे? आप ये कहेंगे कि अंकल 50 रुपए के आप चावल कर दो, जितने भी आए। तो आपने किस चीज को मैनेज किया? क्वांटिटी को मैनेज किया। तो यहाँ पर मात्रा को कम कर लिया जाता है। तो मैनेजेबल क्या है, डिपेंडेबल क्या है? ये जो डिपेंडेबल है वो क्या है? प्रोडक्ट है आपका, यानी क्वांटिटी। तो प्राइस इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारी वजह से नहीं बढ़ता। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, टैक्स हो सकता है, सोसाइटी का इनपुट आउटपुट हो सकता है, कंज्यूमशन हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट बेसिकली अगर हम बात करें स्टडी की
तो हम जो प्राइस की बात करना चाह रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या मैनेज कर सकते हैं? हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस होता है। तो हमने आज बात की डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, किस तरीके से डिमांड को आप समझेंगे, सप्लाई को कैसे समझेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, इंटरसेक्शन कहाँ होगा। तो बेसिकली हम जो इक्विलिब्रियम की बात करें, जहां पर भी वो एक दूसरे को काटती हैं, दोनों रेखाएं, यानी जब हम कर्व पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंटरसेक्ट करती हैं आपस में और वो एक दूसरे को किसी ना किसी सेंटर पर या किसी ना किसी केंद्र पर काटती हैं। तो वहीं क्या होता है? इक्विलिब्रियम डिसाइडेड हो जाता है। तो हम जो बेसिकली हमने पढ़ा, आज काफी कुछ पढ़ा हमने वैसे, लेकिन हम इसको समझेंगे, रिवाइज करेंगे तो हमें याद भी रहेगा इकोनॉमिक्स को हम कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं, प्राइस बढ़ने के रीजन क्या हो सकते हैं, कैसे हम इसको स्टडी करके अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कर सकते हैं। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में जानना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स को अगर पढ़ना है तो कैसे कैसे पढ़ें। बेसिकली मैंने आपको थ्योरिकल कॉन्सेप्ट बताया और आपने काफी हद तक इसको समझ भी लिया होगा। अगर किसी को, स्टूडेंट को, किसी को भी समस्या आती है इसमें पढ़ने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लीजिएगा, ये मैं आपका रिप्लाई करूंगा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट क्या होती है, लागत क्या होती है। एक मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट अगर बनाते हैं और बेचते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा हुआ आपका, ये है कॉस्ट। उसमें आपकी दो तरह की कॉस्ट लगती है। कॉस्ट का अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तो उसमें दो तरह की आपकी कॉस्ट लगेगी, एक फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत जो आपको फिक्स है। जैसे रेंट पर आपने कोई बिल्डिंग ली हुई है, फ्लैट लिया हुआ है, तो आप उसमें रहें या ना रहें, आपको कीमत तो देनी ही होगी। तो इस समय आप जब कीमत लगातार चुकाते हैं और मिनिमम आपको देना ही होता है, वो चाहे आप उसका यूज करें या ना करें, उस केस में आपकी फिक्स कॉस्ट लग जाती है, जिसको हम स्थिर लागत भी कहते हैं। दूसरा होता है वेरिएबिलिटी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो परिवर्तन होती रहती है, चेंज। एक अगर हम जैसे एग्जांपल लूं मैं एक पेन खरीदता हूं तो 5 रुपए मुझे देने पड़ेंगे शॉपकीपर को। दूसरा एक और पेन खरीदा तो 5 रुपए फिर से देने पड़ेंगे। यूनिट का जो प्राइस होता है वो तो सेम ही होता है उसका, लेकिन टोटल चेंज होता रहता है। 2 पेन के लिए मुझे 10 रुपए देने पड़ेंगे और 4 पेन लूंगा तो 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर परिवर्तनशील है। आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ज्यादा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन पर यूनिट की अगर स्टडी करें, अगर एक इकाई की बात करें, तो वो आपको स्थिर देना पड़ेगा, यानी फिक्स देना पड़ेगा। एक पेन खरीदा 5 रुपए दिए, दूसरा पेन खरीदा फिर 5 रुपए दिए, तीसरा पेन खरीदा फिर 5 रुपए दिए। लेकिन आप अगर टोटल को अगर जोड़ लेते हैं तो वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होती है बट पर यूनिट चेंजेबल होती है, और वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है और पर यूनिट फिक्स होती है। ऐसे कह सकते हैं इस बात को। ये सारी चीजें वेरिएबल कॉस्ट के बाद हम बात करते हैं। टोटल कॉस्ट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमें टोटल जो आया है, हमारा फिक्स कॉस्ट का जो टोटल आया है, उसे क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। ऐसे ही एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है तो आप एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट के टोटल को आप डिवाइड कर लेंगे क्वांटिटी से, तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा। फिर आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे और एवरेज आपको निकालना है। वेरिएबल जो कॉस्ट है उसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना होगा क्वांटिटी से, तो आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल पाएंगे। फिर आपको MC यानी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। एक सिंगल यूनिट आउटपुट करने पर, यानी एक सिंगल यूनिट बनाने पे आपको कितना एडिशनल पे करना पड़ेगा। मान लीजिए प्लांट की कैपेसिटी 100 यूनिट बनाने की है और अगर आपको 101 यूनिट का ऑर्डर मिलता है तो आपको 100 यूनिट तो उस प्लांट में बना पाएंगे, लेकिन एक एडिशनल यूनिट अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको सारे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए क्या कॉस्ट लग रही है वो सिंगल यूनिट की स्टडी करते हैं और वहां डिफरेंस बिटवीन द टोटल के बीच में, जो टोटल है आपका टोटल कॉस्ट है उसके बीच का डिफरेंस अगर आप देखते हैं, जो नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को लेस करके जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की, मार्जिनल कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की, एवरेज फिक्स कॉस्ट की, AC यानी
एसी की बात करते हैं, यानी एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। ये सारी स्टडी हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। कॉस्ट जो होती है वो एनालिसिस करना जरूरी होता है, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारा प्रोडक्ट कितने रुपए में बनकर तैयार हुआ है, या हम सर्विस दे रहे हैं उसमें क्या एक्सपेंडिचर आपका आ रहा है। फिर उसके बाद अपना प्रॉफिट यानी मार्जिन हम ऐड कर देते हैं। तो कॉस्ट और प्लस उसमें मार्जिन अगर जोड़ दिया जाता है तो सेल्स प्राइस बन जाता है, एसपी बन जाता है आपका। एसपी मतलब सेल्स प्राइस। तो आपको कॉस्ट स्टडी करनी आनी चाहिए। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री सबसे पहले कॉस्ट देखती है, इनिशियल कॉस्ट क्या पड़ रही है उसके पास, फिर उसको स्टडी करेगी। उसके बाद अपना मार्जिन जो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो जोड़ेगी, फिर एक सेलिंग प्राइस या जो भी एक कोटेशन का प्राइस है वो सामने प्रेफर करेगी आपको सेल या परचेज के लिए। तो बेसिकली कॉस्ट किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होती है। अगर कॉस्ट एनालिसिस आपका नहीं होता है तो आप कभी भी सही प्राइस डिसाइड नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट या सर्विसेज का। दूसरी बात कि जब हम प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो इसको यूज करती हैं, और कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में हमें कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ही यूज होता है ऐसा भी नहीं है। ये वो यूनिट भी करती हैं जो जर्नल बेसिस पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी काम करती हैं, ऐसी भी उनकी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए कॉस्ट के पैरामीटर को देखना है, फिक्स कॉस्ट को स्टडी करना है, वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी करना है, एवरेज कॉस्ट को भी स्टडी करना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट को भी स्टडी करना है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को स्टडी करके एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट को भी स्टडी करना है। ये सारी कॉस्ट हम एनालिसिस में देखते हैं, और किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बेसिकली हमें कॉस्ट के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम कॉस्ट एनालिसिस कर पाए। एसएलएम भी बोल देते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल देते हैं, वहां पर आप एसएलएम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी फिक्स कॉस्ट के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। कुछ ऐसी कॉस्ट भी होती है, एक्सप्लिक्ट कॉस्ट भी होती है, इम्प्लिक्ट कॉस्ट भी होती है, शटडाउन कॉस्ट भी होती है, है ना। बिजनेस अगर मान लीजिए एक पॉइंट पर जाकर रुक जाता है, और ये पॉइंट जो मैं बिजनेस का बता रहा हूं, ये जो जहां पर रुक जाता है कि आप अगर प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रहे, लेकिन जो कॉस्ट आपकी रिकवर नहीं हो रही, तो वो बिजनेस कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक जो आपने कॉस्ट डिसाइड की है, वो डिसाइड की हुई कॉस्ट कब तक आप अपने घर से चुकाएंगे। यदि आप उसका पेमेंट यानी वो जो कॉस्ट है वो आपको अगर रिकवर होना बंद होती है, फिक्स कॉस्ट कवर होना बंद हो जाए, तो उस केस में अगर फिक्स कॉस्ट रिकवर होना बंद हो जाती है, उस केस में आप बिजनेस को शट डाउन कर देते, तो शट डाउन कॉस्ट भी फिक्स कॉस्ट होती है। ऐसे ही हम एक्सप्लिक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, जो एडिशनल कॉस्ट होती हैं, जो जुड़ती हैं उनमें, तो वो एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट कॉस्ट के बारे में भी हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि कॉस्ट कैसे एनालिसिस करते हैं, और कॉस्ट एनालिसिस करने से आपको कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम बेसिकली मैंने आपको बताई हैं, आप इनको अच्छे से स्टडी करें, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।